मनीषा शर्मा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग की आग विकराल होती जा रही है। ईरान पर भीषण बमबारी हो रही है। एक ओर इजराइल मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी ईरान के शहरों पर बम बरसा रहा है। तेहरान हो या इस्फहान, बुशहर हो या मशहद, ईरान के हर शहरों में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ईरान की टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं है। ईरान जोरदार पलटवार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिका की मदद करने वाले देशों पर हमले हो रहे हैं और इन सब के बीच खबर यही है कि ईरान डर्टी बम बनाने की तैयारी कर रहा है। डर्टी बम बनाने के लिए उसने पूरा सामान भी तैयार कर लिया है, असेंबल कर लिया है। सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी तबाही मचने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट में महाविनाश होने वाला है? और क्या इस जंग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी बातचीत, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ईरान का खौफनाक इंतकाम, बनाया तबाही का महाप्लान। धुआं धुआं कर रहा ईरान, अब निशाने पर अजरबैजान। खतरनाक होती जा रही महाजंग, ईरान लाएगा डर्टी बम। इजराइल को ईरान की धमकी, परमाणु ठिकानों पर हमले की चेतावनी। नए खामनेई का ऐलान, मरने मारने को तैयार ईरान। ईरान तमतमाया हुआ है, ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान के सिर पर तबाही का जुनून सवार है। ईरान लगातार जंग का दायरा बढ़ाता जा रहा है। ईरान ने अब अजरबैजान में खचीवन एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक किया। एक ड्रोन खचीवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग पर गिरा और यहां आग लग गई। दूसरा ड्रोन शेखराबाद गांव में एक स्कूल बिल्डिंग के पास क्रैश हो गया। ईरान लगातार उन देशों पर हमले कर रहा है जो अमेरिका के मददगार हैं। ईरान अंधाधुंध मिसाइलें दाग रहा है और लगातार इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दे रहा है। महाजंग के बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने सत्ता परिवर्तन की कोशिश की तो वो इजराइल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान की इस चेतावनी के बाद हालात और गंभीर होते दिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में विध्वंसक माहौल के बीच अब खबरें आ रही हैं कि ईरान ज्यादा से ज्यादा इजराइल अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए डर्टी बम बना सकता है। डर्टी बम को आप सरल भाषा में परमाणु बम का छोटा भाई कह सकते हैं। डर्टी बम एक रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस होता है। डर्टी बम परमाणु बम नहीं होता। डर्टी बम में परमाणु बम की तरह फ्यूजन नहीं होता। डर्टी बम में रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलाया जाता है। डर्टी बम को विस्फोट करने का मकसद रेडियो एक्टिव धुआं फैलाना होता है। अब सवाल यह है कि ईरान अगर डर्टी बम बना लेता है तो क्या इसका वो इस्तेमाल करेगा? अगर हां, तो इसका सीधा मतलब होगा अमेरिका और इजराइल जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों को सीधी चुनौती। अब ईरान क्या करता है ये तो आगे की बात है, लेकिन इस वक्त जिस स्थिति में ईरान है वो मरने मारने को तैयार दिख रहा है। इजराइल, अमेरिका ईरान को जल्द से जल्द झुकाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान इतनी जल्दी सरेंडर करेगा ये लगता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बिना देरी किए उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मेहमान के तौर पर कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत करती हूँ आपका। डॉक्टर शुभदा चौधरी जी मिडिल ईस्ट मामलों की जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप कपूर पूर्व राजनयिक है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेहमान हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जी विदेश मामलों की जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी चारों खास मेहमानों का हम स्वागत करना चाहते हैं इस चर्चा में। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान को जो धमकी मिल रही थी कि परमाणु कार्यक्रम को बंद कर देना चाहिए और इसी को लेकर पूरी जो जंग है वो तेज हुई और शुरू हुई। लेकिन शुभदा जी, अब फिलहाल डर्टी बम की जो एक डेफिनेशन है वो सामने आ रही है कि डर्टी बम बना लिया है, तैयार कर लिया है, जो परमाणु बम का आप समझ सकते हैं कि एक लेवल ही छोटा है बस। लेकिन अब अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए मनीषा जी, सबसे पहले ये एक इलीगल अमेरिकन इजरायली इन्वेजन है ईरान के ऊपर। दूसरी चीज है कि उनको डर्टी बम बनाने से ज्यादा उनके लिए आसान है पूरा का पूरा इजराइल और जीसीसी के सारे कंट्रीज जो हैं इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और डिसैलिनेशन
प्लांट पे चलते हैं, ये डेजर्ट का इलाका है। इजराइल में कम से कम 5 ऐसे रिवर्स ऑस्मोसिस के मेडिटेरेनियन में डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं जिनके कारण इजरायली जनता को पीने का पानी मिलता है। अगर उसके ग्रिड के ऊपर अटैक हो जाए तो 2 दिन से ज्यादा इजरायली जनता बिना पानी के नहीं रह पाएगी। वही चीज है सऊदी अरेबिया के पास 40 प्लांट है, यूएई के पास 11, कुवैत के पास 7, कतर के पास 2, ओमान के पास 2, बहरीन के पास 1। ईरान के जो सेजिल, इमाद और गदर मिसाइल्स हैं जिनका 3000 किलोमीटर तक रेंज है, वो आराम से इनके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और इनके वाटर ग्रिड सप्लाई सिस्टम पे अटैक कर सकता है। तो उसको डर्टी बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात रही कि डर्टी बॉम्ब का जो, ये न्यूक्लियर वेपन तो है नहीं, ये होता क्या है, ये लो ग्रेड टीएनटी होता है या C4 रैप्ड होता है जिसमें आप रेडियो एक्टिव मटेरियल लगाते हैं जैसे सीजियम या कोबाल्ट, जैसे कार बॉम्बिंग करता है और उसके बाद फिर ये हेल्थ इश्यूज ज्यादा कर सकता है। ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो प्रोपेगेंडा 2003 में लगाया गया था, अब डर्टी बॉम्ब के तरीके से वेपन्स ऑफ मास डिसरप्शन का प्रोपेगेंडा ईरान के ऊपर लगाया जा रहा है। अमेरिका के पास ये तो कोई नहीं पूछता, अमेरिका ने 2 बार अटैक किया ना 1945 में, नेवादा के एरिया 51 में, एरिया 52 में, बार बार वो टेस्टिंग हो रही है। 24 घंटे में 16 अर्थक्वेक आ चुके हैं वहां पे, वहां उसका कोई क्वेश्चन नहीं करता। इजराइल के पास 90 से लेके 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उसका कोई क्वेश्चन नहीं करता। इनके पास तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, ये तो कभी भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन इनके पास एम्बिग्विटी है, इनके पास ताकत है। और इजराइल 1973 में योम किप्पुर वॉर जो 6 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर 1973 में चला था, वहां पे डिफेंस मिनिस्टर थे मोशे दयान, प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर। इजराइल वाज दिस क्लोज कि वो न्यूक्लियर अटैक करे। तो अगर आप पैटर्न समझें, और ईरान को जहां तक बात रही कि ये तो कोई बात नहीं कर रहा है कि 165 प्लस बच्चों को मार दिया गया मिनाब में, कोई वेस्टर्न प्रेस कवर नहीं कर रहा है। इजराइल में इतनी मिलिट्री सेंसरशिप है, आप 200 बिल्डिंग उसकी गिर गई है, लेकिन अगर आप CNN या फिर कोई भी और स्काई न्यूज के रिपोर्टर हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके फोन से फोटो निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद जो है आपके साथ ये भी हो रहा है कि जो भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है कि गल्फ कंट्रीज में भी सेंसरशिप है, लेकिन ये गल्फ कंट्रीज सारी की सारी आर्टिफिशियल स्टेट्स हैं जो मैं रिक्वेस्ट करूंगी गेस्ट से कि प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। हाँ प्लीज सर, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए और फोन मत लीजिए। हाँ ठीक है मैम। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि जहां तक बात रही कि आप ट्रंप की हिपोक्रेसी देखिए, ट्रंप की हिपोक्रेसी, जब खुद मार्क गेट्स जाते हैं, जाके ट्रंप से मिलते हैं, तो ट्रंप ने बोल दिया है जर्मनी को कि हाँ तुम रशिया के रोस्नेफ्ट ले सकते हो, उस पे सैंक्शन नहीं लगेगा। यहाँ पे इंडिया की मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स बोल रही है कि हम अप्रैल और मार्च और अप्रैल में नहीं ऑयल दे पाएंगे, ये फोर्स दे मेजोर डिक्टेट कर चुके हैं। तो मुद्दा यही है कि आखिर अभी क्या हो रहा है। इजराइल और ईरान के बीच में 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इजराइल दिल्ली NCR से ज्यादा बड़ा नहीं है। ईरान जो है इराक और सीरिया दोनों को मिला के भी उससे भी बड़ा है, 7 कंट्रीज से जुड़ा हुआ है। ये एक अमेरिकन इजरायली प्रोपेगेंडा है, ये इलीगल है। और बहुत सारे लोगों की उनको किसने हक दिया कि वो लीडरशिप को डिकैपेसिटेट करें? उनको किसने हक दिया कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हटाएं या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड्स हटाएं जब उनके लेकिन रोकने वाली ताकतें कहाँ हैं? रोकने वाली ताकतें भी तो होनी चाहिए ना प्रदीप कुमार जी, वो रोकने वाली ताकतें कहाँ हैं जिसका जिक्र शुभदा जी कर रही हैं? और जिस तरीके से इलीगल है या किसने अधिकार दिया है कि आप पूरी डिप्लोमेसी को खत्म कर दीजिए, आप पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दीजिए, लेकिन उस अधिकार को इन चीजों को ब्रेक डाउन कौन करेगा, उसको रोकेगा कौन? मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक मैं साझा कर दूं, वो ये कि ईरान के सैन्य ठिकाने पर भीषण बमबारी होने की जानकारी है। अमेरिका ने इमाम अली सैन्य अड्डे पर हमला कर लिया है। ईरान के सैन्य ठिकाने पर मिसाइल अटैक होने की भी जानकारी है। तो अमेरिका ने अब इमाम अली सैन्य अड्डे पर हमला किया है। आप ये जान लीजिए, ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान के सैन्य ठिकाने पर मिसाइल अटैक हुआ है। अमेरिका अब ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। सैन्य ठिकाने पर मिसाइल अटैक अमेरिका की ओर से किया जा रहा है। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए प्रदीप जी, जैसा कि शुभदा जी जिक्र भी कर रही थी कि ये इलीगल है या किसने अधिकार दिया है कि आप पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दीजिए, आप पूरी डिप्लोमेसी को दरकिनार कर दीजिए, डायस्पोरा को आप चोट कीजिए, लेकिन इस अधिकार पर बात कौन करेगा? ये कहां जाकर रुकेगा? क्या एक सुपर पावर होने की यही शर्त है जो अमेरिका कर रहा है? अभी बात ऐसे है कि जो अभी जंग छिड़ा हुआ है इतना जबरदस्त, उसमें
ये कहना कि एक साइड का पूरा ब्लेम है या दूसरे साइड का पूरा ब्लेम है, वो तो कहना गलत रहेगा। अगर मैं ईरान का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो जिस हिसाब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने अलग अलग देशों में पनपा है, सहायता दी है, जैसे हमास हैं, जैसे हिजबुल्ला है, होती है और भी जैसे हुतीज हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा डिसरप्शन किया है ग्लोबल ट्रेड में, ग्लोबल इकोनॉमी में। दूसरी तरफ मैं देखूं, अगर ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है यूएन में भारत के प्रति, वो हमेशा उन्होंने हमारे खिलाफ वोट किया है ऑन इश्यूज लाइक कश्मीर, ऑलवेज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तीसरी तरफ अगर मैं देखूं तो ये जो इनका प्रोटेस्टर्स को जिस हिसाब से इन्होंने कत्ल किया है 7,000 से ज्यादा लोगों को, तो वो भी एक बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है। तो ये कहना कि ईरान बिल्कुल बेकसूर है, वो गलत है, ठीक नहीं है, बिल्कुल दुनिया के लिए खतरा है। और इस टाइम पे जैसे कुछ लोगों ने पहले भी कहा है कि ठीक है, नरेटिव जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल में है, तो वो अपने नरेटिव से जो कहना चाहते हैं वो पूरी दुनिया में फैला देते हैं। बट उसमें ये कहना कि ईरान बेकसूर है, वो भी बिल्कुल गलत है। उनकी तरफ भी देखना चाहिए कि क्या उन्होंने गलतियां की हैं और क्या गलतियां कर रहे हैं, और कैसे उनको एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री बनाना है ताकि वो दुनिया के कमिटी ऑफ नेशंस में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सके। अभी तक जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत ही नेगेटिव रहा है और बहुत ही खतरनाक रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल में लाना है वो भी बहुत जरूरी है दुनिया के लिए देखना। बैक टू यू, थैंक यू। ठीक है, मैं दिनेश जी का रुख कर लेती हूँ। दिनेश जी, ईरान भी बड़े बड़े दावे कर रहा है। अभी मैं हालिया में पढ़ रही थी तो ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान मार गिराया गया है। अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों को वहां पर भेज रहा है हमले के मकसद से, लेकिन क्या वाकई में सच्चाई है? इस बात में सच्चाई है, इन दावों में सच्चाई है कि ईरान उनका डटकर मुकाबला कर पा रहा है? देखिए मैडम, एक आर्मी मैन होने के नाते मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि लड़ाई जो है वो लड़ाई को शुरू करना बहुत आसान है और उसको खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए साहब, ऐसा है कि जब हेड ऑफ द स्टेट जो है एक फोन उठाता है और वो आर्म्ड फोर्सेस को कहता है कि आप इसके ऊपर अटैक कर दीजिए। अटैक करने के लिए, किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होने चाहिए। अब अमेरिका का स्टार्टिंग के अंदर उनका ऑब्जेक्टिव था कि हमने ये रिजीम को चेंज करना है। अरे भाई, उनके सुप्रीम लीडर को और 40 लोगों को आपने, जब ज्यादा कमांडर्स को आपने मार दिया, क्या आपने ईरान के अंदर कोई डिसइंटीग्रेशन पैदा कर पाए? बिल्कुल नहीं। दूसरा जो है, आप कहते हैं कि हमने उनके परमाणु जो संस्थान है उनको बर्बाद करना। अरे भाई, लास्ट मंथ के अंदर तो आप कह रहे थे कि हमने उनकी पूरी परमाणु कैपेबिलिटीज को जो है नष्ट कर दिया। अब आप वही नैरेटिव बना रहे हैं। हर दिन जो है वो अमेरिका का जो है नैरेटिव चेंज हो रहा। अभी कल जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी कह रहे थे कि हमने जो है ईरान की नेवी को खत्म करना है। तो ये जो ओवरऑल सिचुएशन बन रही है, और फिर जिस समय दो कंट्री या दो पक्ष वॉर के अंदर होते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के जो है नैरेटिवों को जो है वो गढ़ते हैं ताकि उनका अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर उनका प्रभाव बना रहे तथा आउटसाइड वर्ल्ड को जो है वो अपनी ताकत को दिखा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैडम कि जो सबसे क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है मेरी नजर में, इजराइल का ऑब्जेक्टिव जो है बहुत बहुत क्लियर है और वो उसी प्रकार से लड़ाई कर रहे हैं। अब बात आ जाती है कि यूएस ने सोचा कि हम भी ईरान को एक वेंजुला की तरह, जिस तरह से लाइटनिंग स्ट्राइक किया वैसे ही हम ईरान को कर देंगे, लेकिन ईरान एक बहुत बड़ा कंट्री है। वेनेजुएला के साथ तो अमेरिका की दूसरी प्रॉब्लम है, ईरान के साथ अमेरिका की दूसरी प्रॉब्लम है। सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो फाइटर जेट्स हैं, ये जो मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, क्या ईरान जो दावे कर रहा है कि हमने F-15E को मार गिराया है, ये जो अभी मैं जो पढ़ भी रही थी 45 लाख का ईरानी ड्रोन मारने के लिए 27 करोड़ की ईरानी जो अमेरिकी मिसाइल है उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो ये क्या स्ट्रेटेजिक आपको समझ में आती है हथियारों का इस्तेमाल करना ईरान की तरफ से, या इस तरह के दावों में किसी प्रकार की कुछ सच्चाई?
अब सच्चाई को ना तो मैं अमेरिकन के जो नैरेटिव हैं, जो अमेरिकन क्लेम कर रहे हैं या ईरान कर रहे हैं, उनके दावों का मैं सत्यापन तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिस समय फॉग ऑफ वार होता है उस समय आप जो है कॉस्ट जो है वो नहीं मैटर करती है, मैटर करता है कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बर्बाद किया है या नहीं किया है। ईरान जो है, ईरान इस समय जो है मल्टी टैक्टिक्स के ऊपर काम कर रहा, जो मैं एक समझ सकता हूं। उसने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया है। हाँ। उसके सपोर्टर जो हैं हूती जो है, उन्होंने रेड सी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो बेसिकली ईरान चाहता है कि वो ओवरऑल जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट करे, जिससे कि वर्ल्ड के बाकी जो कंट्रीज हैं वो प्रेशर डालें अमेरिका के ऊपर या इजराइल के ऊपर कि ये युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। आपने अपने नैरेटिव में एक चीज बात और कही थी, जो हमारे दूसरे साथी मैडम ने भी स्टार्टिंग में बात कर दी थी, डर्टी बॉम्ब का, कि डर्टी बॉम्ब जो है वो अजरबैजान के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। देखिए साहब, ऐसा है कि जो मेरी असेसमेंट है कि अगर वो डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करता है बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, तो ये जो होगा ईरान के लिए एक प्रकार से सुसाइडल होगा। अजरबैजान के साथ उसको इसलिए दुश्मनी उसको इन्वॉल्व करना चाहता है क्योंकि अजरबैजान और इजराइल के बड़े अच्छे संबंध है, और अजरबैजान जो है एक डायरेक्ट रूट बनाना चाहता है टर्की के लिए। अगर ईरान डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है तो बाकी पावर्स के लिए ये एक खुली छूट हो जाएगी कि हमने जो है जो न्यूक्लियर अटैक हुआ है, चाहे डिग्री छोटी है, आप उसको परमाणु बम पूरी तरह से नहीं कह सकते नहीं हैं, कह सकते, लेकिन हाँ। उसके अफेक्ट से जो है रेडियो एक्टिविटी हुई है, जो नुकसान हुई है, तो वहां पर चांसेस बन जाते हैं कि बाकी अपोजिट फोर्सेस जो हैं वो भी आई मीन न्यूक्लियर वेपन, नॉट ए मैसिव स्केल का, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते हैं वो उनको इस्तेमाल किया नहीं, जा लेकिन सकता है। डर्टी उनका बम कोई के ज्यादा बाद फिर वो बहुत सारे मैसेजेस भी दे रहा है ना ईरान, कि आप बिगाड़ लीजिए, हमारा जो बिगाड़ना हो, हमने तो बना लिया, हमने तो तैयार कर लिया, हम तो इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हम किसी के रोके से अब रुकने वाले नहीं है। ये पूरी साइकोलॉजी अब ईरान जो है वो पेश कर रहा है। ठीक है, मैं प्रोफेसर दीप्ति जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा कर देते हैं, इसी से जुड़ी हुई है। दरअसल इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक हुआ है, ये खबर आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल उत्तरी इराक के एरबिल में अमेरिकी ठिकाने पर हमला हुआ है, ऐसी जानकारी है। ईरान के हमले में अमेरिकी ठिकाने को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है, ये भी जानकारी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ईरान में ही जो हमलों का असर है वो नजर आ रहा है, या ईरान में ही जो उसका प्रभाव है या उसका नुकसान ईरान ही झेल रहा है। ईरान की तरफ से भी जो दावा है वो किया जा रहा है। उत्तरी इराक के एरबिल में अमेरिकी ठिकाने पर हमला हो रहा है। अब जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, मिलिट्री ठिकाने हैं, वहां पर ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है, चाहे वो इराक हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो यूएई हो, या तमाम जो गल्फ कंट्रीज है जहां पर भी अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशंस से जुड़े हुए एक्टिविटीज़ होती हैं या बेस है अमेरिकी बेस, वहां पर ड्रोन अटैक से हमला, मिसाइल अटैक से हमला, और उसमें कतई पीछे नहीं है ईरान। ईरान के हमले में अमेरिकी ठिकाने को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है, और जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब अमेरिका उसे माने या ना माने वो अमेरिका का कॉल है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो वाकई में इसी तरफ इशारा करती है कि एक डट कर मुकाबला जो है वो ईरान जो है वो कर रहा है, और साथ ही साथ एक तरीके से पलटवार भी कर रहा है। मैं प्रोफेसर दीप्ति जी का रुख कर लेती हूँ। प्रोफेसर दीप्ति जी, ये जो मैं हथियारों का जिक्र कर रही हूँ, या जो जंग में इस्तेमाल हथियारों का जिक्र कर रही हूँ, मैं इसीलिए भी कर रही हूँ क्योंकि दावे खूब सारे किए जा रहे हैं। ईरान मजबूती के साथ खड़ा है। अभी अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब कुछ दिन पहले संबोधित कर रहे थे, परसों या उससे पहले, वो ये कह रहे थे कि हो सकता है ये ज़्यादा दिन तक जंग ना चले, यानी उनकी साइकोलॉजी ये भी कह रही है कि हम बहुत जल्द एक बड़ा हमला करेंगे। लेकिन ईरान जो है वो उनके हमलों को पूरी तरीके से काट रहा है, या उसकी काट कर रहा है, या उसके सामने डट कर खड़ा है। इन दावों में कितनी सच्चाई है? एक तरफ अमेरिका कि हमने अभी पूरी तरीके से हमला नहीं किया है, बड़ा हमला होना बाकी है, लेकिन क्या वाकई में अमेरिका और इजराइल एक बड़ा हमला कर सकते हैं और ईरान उसका कतई मुकाबला नहीं कर सकता? नमस्कार महिमा जी। महिमा जी, मनीषा नाम है जैसे मेरा।
सॉरी मनीषा जी, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी कोई बात जी। मनीषा जी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। नमस्कार। तो जैसे मेरे से पहले भी जो पैनलिस्ट कह रहे थे, मैं इसमें प्रदीप सर के साथ थोड़ा सा पहले डिसएग्री करूंगी और फिर आपकी बात पे भी आती हूँ। सर देखिए, बिल्कुल भी जो ईरान कर रहा था, अगर हम वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज पनपने की बात करें या रेडिकलाइजेशन की बात करें, तो भारत एज सच कभी भी रेडिकलाइजेशन के फेवर में नहीं होता है, और ना हम लोग वैसे भी रेडिकलाइजेशन कह लीजिए, उसको टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करना कह लीजिए, चाहे वो आईएसआईएस हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हूतीज हो, यहाँ तक कि जो अलकायदा है, हम कभी भी किसी को भी इसका एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने की बात नहीं करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, उन कंट्रीज में अगर अपनी कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, अगर वहाँ एक्सट्रीमिज्म है, अगर वहाँ पे रीजनल फैनेटिज्म जिसको कहते हैं, अगर वो फिदाइंस की तरह या जिहादियों की तरह अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या अमेरिका को हक बनता है, जो शुभदा जी भी बात कर रही थी, कि क्या अमेरिका को हक बनता है कि वो आके रेक्टिफिकेशन करे, वो आके प्रॉब्लम सॉल्विंग करे? ऐसे तो अफ्रीका के आप कितनी कंट्रीज उठा लीजिए, कॉन्गो ले लीजिए, कोई ले लीजिए, वहां पे इतनी ज्यादा डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, सिविल वॉर्स तक हैं, तो अमेरिका वहां हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? सीधा सीधा इसका आंसर है कि ये केवल एक मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं होते हैं, ये सारे एक इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरह चलते हैं, क्योंकि उनको सारा वहां पे तेल और गैस का कंट्रोल चाहिए। तो इस बात पे वापस आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो अब मुद्दा आता है कि अमेरिका नैरेटिव्स और ईरान के नैरेटिव्स, देखिए अमेरिका इस समय ये नैरेटिव्स की वॉर चल रही है। जैसे कि सर ने भी कहा, शर्मा सर ने भी कहा कि आपने एक बार स्टार्ट कर दिया और आप बार बार अपने नैरेटिव्स और अपने गोल पॉइंट्स चेंज करते गए। उनको ये लग रहा था कि शायद ये बहुत आसानी से, जब आपने टॉप लीडरशिप, आपने आयतुल्लाह अली खमीनी की डेथ के साथ साथ वहां के 48 टॉप लीडरशिप भी हटाई, तो उनको लग रहा था वहां पे वैक्यूम आ जाएगा। लेकिन ईरान शायद हिजबुल्लाह के अपने मैसेज से सीख चुका है, हिजबुल्लाह के एक्सपीरियंस से सीख चुका है कि वहां लेयर्स अपॉन लेयर्स ऑफ लीडरशिप है, और वो शायद पहले ही एक प्लान ऑफ एक्शन बना चुके हैं कि ये होगा तो ये करना है, तक कि आईआरजीसी के डिफरेंट जो टुकड़ियां हैं उनको भी ऑटोनॉमी देने की बात कर दी गई है कि अगर हम भी नहीं रहे तो आप अपनी ये जंग जारी रखना। तो इस तरीके से अमेरिका और इजराइल डेफिनेटली बैकफुट पे आए हैं। तो गोल पोस्ट जो बार बार चेंज हो रहे हैं, पहले ये कि वो मुझे मार देता, मुझे और ओबामा को मार देता, इसलिए हमें मारना था, हमें उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म करनी थी। तो डिफरेंट गोल पोस्ट जो ये चेंज हो रहे हैं, और साथ साथ टाइमलाइंस भी बदल रही हैं। पहले था कि ये हफ्ते भर नहीं चलेगा, पहले 48 घंटे से शुरू हुआ, फिर हफ्ता, फिर 4 हफ्ते, और आज सुबह मार्क रूबियो, मतलब वहां का जब दिन था, तो मार्क रूबियो ने बोला कि ये 8 हफ्ते भी चल सकता है, 8 से 10 हफ्ते। तो ये डेफिनेटली एक शिफ्टिंग स्ट्रैटेजी और एक ऐसी स्ट्रैटेजी दिखा रहा है कि जहां पे ईरान के लिए इस समय डू और डाई सिचुएशन है। वो कहीं सिविलियन इलाके अटैक नहीं कर रहा, वो केवल उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहा है जहां जहां पर अमेरिका ने बेसिस बनाए हैं। बात अजरबैजान की थी, तो इसमें मैं बस 2 मिनट में खत्म करूंगी। अजरबैजान की बात यहां पर अगर आती है, तो हम आज से 3 दिन पहले जब युद्ध का दूसरा दिन था, तो इजराइल बीबी की तरफ से क्या संदेश जाता है, जब वो देख रहे थे कि ये जनता बाहर नहीं उमड़ी जैसे वो सोच रहे थे, तो उन्होंने ईरान की जनता का आह्वान किया कि आप बाहर आए, हमने अपना वादा पूरा किया, अब आप बाहर आए। और उसमें उन्होंने डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को का आह्वान किया, जिसमें उन्होंने कहा पर्शियंस, कुर्ड्स, अजेरीज, बलूचीज एंड अजवाहीज। अब अजेरीज जो हैं, ये अजरबैजान की पॉपुलेशन है जो इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध रखती है। तो उसको वहां पे उनकी जो एयरपोर्ट है, जहां से ये भी बात हो रही थी कि अमेरिका को, हालांकि बेस नहीं है, लेकिन अमेरिका को वहां से मिसाइल लॉन्चिंग की वो हो सकती है, क्योंकि दुबई में भी बेस नहीं है, लेकिन वो क्लियर मैसेजिंग देने के लिए, प्रेशर में लाने के लिए, ये सब मनीषा जी, ईरान उस स्ट्रैटेजी पे खेल रहा है। लेकिन डर्टी बॉम्ब का आपने जिक्र किया है, और डर्टी बॉम्ब का जिक्र इसीलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसको लेकर ईरान के अपने दावे हैं। ईरान ये कह रहा है कि हालांकि उसके दावे कुछ और कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 60% तक वो इनरिच कर चुका है, उसका इस्तेमाल अजरबैजान पर होगा। हालांकि उसको लेकर भी तमाम एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय है, मैं उस पर भी बातचीत करूंगी, और शुभदा जी मैं इसके बाद आपका रुख करूँ। लेकिन उसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा कर देते हैं। अजरबैजान में ड्रोन अटैक पर ईरान ने बयान दिया है, ईरान ने अपना स्टेटमेंट दिया है। ईरान का क्या कहना है? ईरान कह रहा है अजरबैजान पर ड्रोन हमले में हमारा हाथ नहीं है। ईरान पर लगातार अजरबैजान पर ड्रोन हमले करने का आरोप लग रहा था, लेकिन अब ईरान इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। ईरान कह रहा है कि इसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं है। ईरान की सेना इस घटना की जांच कर रही है। हमले के पीछे इजराइल की भूमिका हो सकती है। अब उल्टा इजराइल को
आड़े हाथ लेते हुए ईरान नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि इजराइल की भूमिका इसमें हो सकती है। तो अब तक ईरान के ऊपर अजरबैजान में ड्रोन हमले का आरोप लग रहा था, लेकिन अब ईरान ने इससे किनारा कर लिया है। शुभदा जी, ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि भाई हमारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है, हाँ इजराइल का हाथ हो सकता है, उसकी भूमिका हो सकती है। कि अजरबैजान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, छोटा सा, जो अर्मेनिया, टर्की और ईरान से घिरा हुआ है। अजरबैजान के साथ प्रॉब्लम क्या था ईरान को, कि उसको ये लगता था कि बाकू में हमेशा मोसाद के बेसिस रहते हैं, और टर्की और अजरबैजान का ऐसा रिलेशनशिप है कि 1 नेशन 2 स्टेट्स वाला कंडीशन है। लेकिन उसी समय अर्मेनिया में रशिया के भी बेसिस हैं। तो अजरबैजान और अर्मेनिया की कोई हिस्ट्री में जाएगा तो नगोर्नो काराबाख का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, भले ही ट्रंप उसका लेते हैं क्रेडिबिलिटी। अब देखिए नक्चवान पे क्यों अटैक किया, इसलिए नहीं अटैक किया क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट था। अटैक तो दूसरा ये भी हुआ था कि स्कूल विलेज पे भी हुआ था, वहां पे गैस पाइपलाइंस है और रेलवे लिंक है, मिलिट्री हार्डवेयर स्टोरेज कैपेसिटी है। पहला तो ये बात है। दूसरा, फरवरी 2026 को ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसरजादे जाते हैं बाकू और वहां पे बात करते हैं कि हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि याद रखिए इब्राहिम रईसी की जब मौत हुई थी तो वो अजरबैजान से ही लौट रहे थे। अजरबैजान के प्रेसिडेंट भी बोलते हैं इल्हाम अलीयेव कि हम न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी, अलायंस और एथनिसिटी का, क्योंकि 15 से 20 मिलियन अजेरी ईरान में है। अब मुद्दा जहां पे आता है, मैं पैनलिस्ट की सारी बातों से अग्री करती हूँ, बाइनरी थिंकिंग की ये सही है वो गलत है, ये एक थिंकिंग ट्रैप होता है, उसके बाहर हमें निकलना है। लेकिन एट द सेम टाइम टेररिज्म सिर्फ रिलीजियस नहीं होता है। टैरिफ का जो 50% टेररिज्म किया गया है वो भी तो टेररिज्म है। इजराइल ने जो गाजा जेनोसाइड किया है वो भी तो टेररिज्म है। जहां पे स्मगलिंग होती है, जहां पे अलकायदा, आईसिस को फंड किया जाता है या फिर तालिबान को बनाया जाता है या मुजाहिदीन को फंड किया जाता है, वो भी तो टेररिज्म है। तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि एक ही साइड कर रहा है। और अगर कोई भी मिडिल ईस्ट का एक्सपर्ट है और वो हिस्ट्री में जाके देखेगा कि हमास, हिजबुल्ला, हुथीज और इराकी शिया जो पीएमएफ है वो बने क्यों, उनका ओरिजिन क्यों है, क्यों जरूरत है उन लोगों को जाके शहीद होने की या फिदाइन बनने की, क्या जरूरत है उनको सुसाइड बॉम्बिंग करने की। हिस्ट्री में जाके आप देखिए कि इजराइल ने क्या किया उस पूरे रीजन में। 1948 से लेके अभी तक मैं आपको गिना दूंगी, 12 ट्रिलियन का लॉस करवाया मिडिल ईस्ट का पूरा इजराइल ने। इजरायली गवर्नमेंट के खिलाफ मेरा क्वेश्चन है, इजरायली सिविलियंस के खिलाफ नहीं। यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, अगर इनका मार्च के एंड तक बजट पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो जून में इलेक्शन हो जाएंगे, अदरवाइज 27 अक्टूबर को इलेक्शन होने वाले हैं। नेतन्याहू के पास 4 करप्शन केसेस हैं। इजराइल की पहली फीमेल महिला अटॉर्नी जनरल को साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली अब्यूज करके रखा हुआ है नेतन्याहू ने। और ट्रंप ने क्यों किया ये वॉर, वो इसलिए क्या, क्योंकि उसको बहुत फर्क पड़ रही थी कि ईरानियन लोग, प्रोटेस्टर्स मारे जा रहे हैं। तो आइस के लोग क्यों मार रहे हैं पैलेंटीर के साथ अमेरिकन लोगों को, आइस क्यों पूरा इतना दखल अंदाजी कर रहा है, अमेरिकन को खुद मार रहा है, खुद अपने लोगों को देखे। उसने इसलिए किया क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स का बात आ गया है। और इनफैक्ट इजरायली जनरल एने माशाद ने भी बोला है कि नेतन्याहू एप्स्टीन फाइल से ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है, ये ओपन रिकॉर्ड है। और जहां तक बात रही कि अगर 2 तरीके के बरियल ग्राउंड्स आप देख रहे हैं, ईरान में देख रहे हैं 165 प्लस बच्चियों का, और आप अमेरिका में देख रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स का बरियल ग्राउंड, तो ये कोई मॉरल, एथिकल, लीगल कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्स्टीन फाइल से अपने आप को बचाने का एक तरीका है, बचाने, अपने आप को फायदे में रखने। और कहीं पर किसी को अपना पॉलिटिकल बेनिफिट दिख रहा है, कहीं पे किसी को अपना पर्सनल बेनिफिट दिख रहा है, लेकिन इसमें जूझ रहा है पूरा मिडिल ईस्ट, पूरी वो गल्फ कंट्रीज जो एक दूसरे की इस वक्त दुश्मन बन गई हैं। प्रोफेसर दीप्ति। बिल्कुल मनीषा जी, यही बात मैं बिल्कुल शुभदा जी के साथ अग्री करती हूँ। इनफैक्ट मैं भी यही पॉइंट रेज करना चाह रही थी कि इनको आप देखिए, भगत सिंह, मैं ये कंपैरिजन कहीं नहीं कर रही हूँ, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आज भी ब्रिटिश हिस्ट्री में, ब्रिटिश म्यूजियम में टेररिस्ट के नाम से करार किए जाते हैं। तो ये हिजबुल्ला हो, चाहे हुतीज हो, चाहे वो अलकायदा हो, आज वहां तालिबान की सरकार हो गई है अफगानिस्तान में, चाहे वो आईसिस हो, तो इनका जन्म जिस टाइप से हुआ है। आप बात कर रहे हो कि टैरिफ की आपने बात करी, मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करती हूं और मैं इसी स्टैंड पर हूं कि अमेरिका को ये हक कौन देता है कि वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करे। जैसे कि हमारे एस जयशंकर ने भी कहा था कि प्रॉब्लम्स ऑफ द वेस्ट आर नॉट द प्रॉब्लम्स ऑफ द होल वर्ल्ड। उनको इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा कि आपको ये एक यूनिवर्सल वो नहीं है। आपने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अमेरिका ने जैसे काइंड ऑफ अपने ऊपर ले लिया है कि मुझे वो सब जगह कंट्रोल करनी है। वो एक मुखौटा पहन के चलते हैं कि मुझे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, लेकिन सीधी सीधी बात है उनको कब्जा करना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक भी अमेरिका है और उसको प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा सॉल्व करनी है।
डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो क्रेडिट टेकर भी हैं, उन्हें क्रेडिट वो भी करते हैं कि उन्हें हर चीज़ का क्रेडिट भी चाहिए, और वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। मिडिल ईस्ट में भी वो वही कर रहे हैं। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि अमेरिका की बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली एक प्लानिंग चल रही है, दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाकर आप कहीं पर जंग करवा देते हैं, कहीं का क्रेडिट ले लेते हैं? बिल्कुल मनीषा जी, आप एक तरफ बात करते हो कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए पूरे विश्व में, तो मैं दावेदार बनता हूं नोबेल पीस प्राइज का। और वहां पे जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉम्बिंग होती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान युद्ध में जाते हैं, तो आपका स्टैंड बदल जाता है कि मैं क्या बोल सकता हूं, उनका अपना मामला है। पाकिस्तान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आसिम मुनीर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शहबाज शरीफ बहुत अच्छे दोस्त हैं, और खुद ही यहाँ पे इजराइल के माध्यम से और ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि जी मैंने और इजराइल ने मिल के ईरान पे बमबारी करी। तो ये जो एक दोहरा स्टैंड है, ये बिल्कुल उनका सारा का सारा स्ट्रैटेजी है कि इंटरनल अपनी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उससे अपना ध्यान भटकाने के लिए। ठीक है दीप्ति जी, हाँ ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति जी जुड़ी, जिन्होंने यहाँ पर बेहतर तरीके से विश्लेषण भी किया और अपनी उस विश्लेषण की व्याख्या की। बहुत शुक्रिया दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई अब तक साझा करते हैं। इजराइल ने तेहरान पर फिर से बमबारी की है, फिर से हमले किए हैं। बमबारी के बाद तेहरान में धुआं उठता हुआ नजर आया है। ये बड़ी खबर आप जान लीजिए। इजराइल के हमले में कई लोगों की मौत की खबर है। यूएस इजराइल से जंग में ईरान में मरने वालों की संख्या 1230 हो गई है, 1230 ये संख्या पहुंची है। ईरान में अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है और ये चिंताजनक आंकड़ा है। 1230 का आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इजराइल ने तेहरान पर फिर से बमबारी की है, और आप ये समझिए कि ना केवल अब ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है या फिर अपने टारगेट्स को अचीव करने वाला ऑपरेशन है, ना केवल मिलिट्री को या लीडरशिप को खत्म करने तक अब ये सीमित है, बल्कि अब ये निर्दोष लोगों और वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए भी एक बड़ा मुसीबत का सबब बना हुआ है। उनकी लगातार जानें जा रही हैं। और लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, और प्रदीप कपूर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। प्रदीप जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, ये जो लगातार अब इस तरह के दावे वादे यूँ तो किए जा रहे हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि अब ये क्या चल रहा है? कोई कह रहा है कि ये 4 से 5 हफ्ते तक, हालांकि हर घंटे या हर दिन के हिसाब से स्टेटमेंट भी चेंज हो रहा है कि कब तक स्ट्रेच होगा? ऐसा है कि जो युद्ध छिड़ गया है वो तो अब डेफिनेटली चलेगा कुछ देर तक, चाहे 2 हफ्ते हो चाहे 3 हफ्ते हो, क्योंकि जो इनका इरादा है अमेरिका का, इजराइल का, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का, और अब तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले मेंबर्स भी जुड़ गए हैं उनके साथ, तो जब तक रेजीम चेंज नहीं होता तब तक वो वहां पर डटे रहेंगे और हमला करते रहेंगे। और जब तक उनको पूरा कंट्रोल नहीं आ जाता कि ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सके, क्योंकि वो उनके लिए भी बहुत खतरा है और बाकी देशों के लिए भी खतरा है। दूसरा ऐसा है कि सबसे बड़े खतरे दुनिया के लिए क्या है? एक तो है टेररिज्म, एक है चीन, बाकी है वोकिज्म वगैरह। तो ये सब खतरों में जो हिस्सा ईरान का रहा है वो बहुत अहम रहा है टेररिज्म को स्पॉन्सर करने में, चीन का बिल्कुल क्लोज पार्टनरशिप करने में। तो इस स्थिति में ये देखते हुए कि ये जो रेडिकल लीडरशिप था वहां पर, जहां पर कोई फ्रीडम नहीं दिया था उन्होंने अपने लोगों को, ना किसी चीज का, इन टर्म्स ऑफ द अटैक्स ऑन वुमेन फॉर एग्जांपल, काफी सारे वुमेन को मारा और काफी सारे वुमेन मरे भी। तो उसमें फिर जो चल रहा है सारा अभी खेल यहाँ पर, तो ये चलेगा कुछ देर और, मेरे ख्याल से तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ईरान के पास ताकत भी काफी है, ड्रोन्स की शक्ति भी काफी है, मिसाइल्स की शक्ति भी काफी है। क्योंकि जब वो ड्रोन्स को आपको गिराना होता है तो ड्रोन के ऊपर जो कॉस्ट होता है और जो उसके इंटरसेप्टर के ऊपर कॉस्ट होता है वो 10 गुना होता है। तो आपके पास इंटरसेप्टर्स का जब स्टॉक्स डिप्लीट होने लग जाता है तो फिर ड्रोन्स और मिसाइल ज्यादा पेनिट्रेट करके ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये होगा और भी ज्यादा,
जहां पर जैसे इसराइल में होगा, अमेरिकन बेसिस पे होगा, हाँ। अमेरिकन पॉलिटिकल जो सारे एंटिटीज हैं उन पे होगा, जैसे एम्बेसीज हैं, तो बाकी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जहां पर भी अमेरिकन बेसिस है, जहां से अमेरिकन प्लेन उड़ रहे हैं, वहां पर भी होगा। तो ये अब चलता रहेगा जब तक वो स्थिति एक तरफ या दूसरी तरफ नहीं कंट्रोल में आती, या फिर कुछ नेगोशिएशन दोबारा नहीं शुरू होता। अच्छा, अगर हम डर्टी बॉम्ब की बात कर रहे हैं तो 60% इनरिचमेंट हो ही चुका है ना। अगर हम परमाणु बम की बात करते हैं या उसके इस्तेमाल की बात करते हैं तो ऐसी रिपोर्ट्स है कि 90% इनरिचमेंट के साथ उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 60% यहाँ पर डर्टी बॉम्ब और दूसरी तरफ 90% इनरिचमेंट के साथ फिर परमाणु बम का इस्तेमाल हो पाएगा। क्या लगता है, क्या इसके बाद कोई चैलेंज होगा मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ को, लेकिन या इजराइल और अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा चैलेंज है? ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे रोका जाए। अब ईरान जिस स्थिति में था पहले, युद्ध छिड़ने से पहले, एनरिचमेंट काफी हद तक उसने सक्सेसफुली कर लिया था। तो उसको जो एस्टिमेट्स हैं कि कुछ 2 हफ्ते से लेके कुछ 2-3 महीने में वो बना सकता था न्यूक्लियर बॉम्ब। अब डर्टी बॉम्ब बनाने के लिए उसमें से काफी जो उन्होंने एनरिचमेंट कर रखा है वो काफी यूज हो सकता है। तो वो उनके पास काफी क्षमता है अभी ऐसे बॉम्ब्स को ब्लास्ट करने के लिए और लोगों में काफी नुकसान पहुंचाने के लिए। बट इसका जो फिर रिटेलिएशन होगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा ईरान के लिए, क्योंकि ईरान में फिर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के साथ हमला होगा इजराइल का और अमेरिका का और बाकी जो और भी देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, क्योंकि उनको भी लगेगा कि खतरा है उनके ऊपर, तो टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ अटैक करेंगे जिस एरियाज में ईरान की लीडरशिप या फिर ईरान के लीडरशिप के सपोर्टर्स ज्यादा हैं, और वहां पर सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि जहां पर ऑपोजिशन है ताकि वो ओवरथ्रो कर सके इस रेजिम को। तो ये एस्केलेशन होता रहेगा। अगर ईरान ने किसी स्टेज पे कहा कि हम अभी बातचीत करने को तैयार हैं, फिर जाके ये इसमें नियंत्रण आ सकता है। नहीं, क्योंकि अभी तो बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप ये दावा ही कर रहे थे कि हाँ ईरान बातचीत के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन ईरान दूसरी तरफ लगातार अटैक्स भी चल रहे हैं। तो फिर वो दोहरा रवैया सामने आता है कि या तो आप बातचीत ही कर लीजिए। आप जिनेवा कन्वेंशन ट्रीटी में भी तो यही कर रहे थे, आप बातचीत करते करते तो खामेनी को मार दिया गया, वहाँ पर भी आपने बातचीत पूरी नहीं होने दी है। लेकिन दूसरी तरफ आप बातचीत की बात कर रहे हैं और फिर अटैक्स भी लगातार हो रहे हैं। आप रहिएगा मेरे साथ, इसी बीच एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक साझा कर देती हूँ। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर चीन ने अपनी चिंता जताई है। चीन का भी जिक्र हो रहा है। चीन ने तत्काल युद्ध रोकने की अपील की है। अमेरिका तुरंत ईरान पर हमला बंद करे, चीन का कहना है। यूएन चार्टर का पालन हो, ये चीन कह रहा है। तो अब चीन को रूल्स और कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं कि इनका पालन होना चाहिए। भले चीन उन दायरों में खुद खड़ा ना हो पाए, तो यूएन चार्टर का पालन हो, इस तरह की बात अब चीन की तरफ से कही जा रही है। अमेरिका जो ईरान पर हमले कर रहा है, उन हमलों को बंद करे, ये चीन की तरफ से कहा जा रहा है। मैं शुभदा जी का रुख कर लेती हूँ इसी बीच, और उसके बाद मैं फिर दिनेश जी का रुख करूँगी। शुभदा जी, चीन की भूमिका भी कमाल की हो गई है। चीन भी इनडायरेक्ट तरीके से तो अभी तक सामने आ रहा था कि हाँ चलो ठीक है, हम पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। अब चीन कह रहा है खुले में आकर कि ये जो अमेरिका हमले कर रहा है अब उसको बंद कर दे, यूएन चार्टर का पालन हो, अब उसको रूल्स एंड रेगुलेशन सामने आ रहे हैं। चीन भी बातें कर रहा है। हाँ देखिए मनीषा जी, पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं ना कि होमी भाभा कौन थे। इंडिया के बहुत फेमस न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। 1966 में मॉन्ट प्लैंक के ऊपर उनकी प्लेन जा रही थी और उनकी हत्या CIA और मोसाद ने की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी हो। उसके बावजूद भी इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। हमारे ऊपर सैंक्शन पे सैंक्शन पड़े, लेकिन हमने टेस्ट किया। तो उस समय का जो इंडिया था वो अभी तक, ईरान की भी वही एस्पिरेशंस है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत एस्पिरेशन है, क्योंकि अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो शायद अमेरिका आपके ऊपर अटैक ना करे, शायद आज का लॉ एंड ऑर्डर यही कहता है। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका जितना इन्वॉल्व है उतना इजराइल भी है, सिर्फ ट्रंप को नहीं कैटेगराइज कर सकते। दूसरी चीज, अगर चाइना की बात कर रहे हैं तो चाइना ने 12 डे वॉर के बाद से ही लगातार आपको ईरान को काफी मदद की थी क्लैंडस्टाइन टेक्नोलॉजी में, इंटेलिजेंस में। बिदुई 3 सैटेलाइट टेलीविजन और नेविगेशन हेडसेट्स दिए थे जो शॉर्ट मैसेजिंग के लिए यूज होते हैं, और इन पे आप इंटरसेप्ट जो उन्होंने सिग्नल जैमिंग की थी यूएस और इजराइल ने,
बिफोर 28th ऑफ अक्टूबर 28th ऑफ फरवरी वो उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। तो इस पे कोई यूएस का, मोसाद का, सीआईए का कंट्रोल नहीं है। दूसरा, उन्होंने मंडप्स दिए थे, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स दिए थे, एंटी सैटेलाइट वेपन्स दिए थे, उन्होंने 500 प्लस स्पेसक्राफ्ट दिए थे, ऑप्टिकल रेडार और सिग्नेट दिए थे, जिसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ईरान का ज्यादा कंट्रोल है। और ईरान सिर्फ नहीं है, चाइना ने पूरे के पूरे जीसीसी कंट्रीज को बजाते। आप कोई भी गल्फ कंट्री जाइए आज, तो आप देखिएगा कि वहां पे 3 तरीके के साइंस होते हैं, इंग्लिश में, अरेबिक में और चाइनीज में। इतना स्ट्रॉन्ग चाइनीज पेनिट्रेशन है। चाइना ने ही ईरान और सऊदी अरेबिया का दितांत कराया था। तो मुद्दा ये है, मुद्दा आज के टाइम पे एज एन इंडियन अगर मुझे देखना है, एज एन इंडियन मैं पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूंगी कि मुझे उरल ऑयल लेना ज्यादा सस्ता पड़ेगा कि महंगा पड़ेगा। ट्रम्प कभी भी टैरिफ लगा सकते हैं जो इलीगल है और वो भी टेररिज्म है, लेकिन मैं पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूंगी। दूसरा चीज मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूंगी कि इंडिया के लिए बंदर अब्बास कितना इंपॉर्टेंट है। मैं रिलीजन और उसके ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के ऊपर जाऊंगी। बंदर अब्बास कितना इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो लड़ाई है, ये 2 ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर्स के बीच में, एक तरफ है आपका इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, जिसमें आप स्पेन को हटा दीजिए क्योंकि स्पेन के पास आज स्पाइन है, लेकिन और दूसरी तरफ है आपका चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान। जहां तक बात रही कि जो भी कल को हमारे देश में कोई भी अगर अपराइजिंग होता है या कोई भी दिक्कत होता है, कोई दूसरा देश आके उसमें कोई इंटरवेंशन करे, तो वो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी का उल्लंघन होगा ना, जो हम बार बार बोलते भी हैं। तो हमें दूसरे देशों की भी डोमेस्टिक पॉलिसी का उतना ही रिस्पेक्ट करना है। और जहां तक बात रही ईरान की, तो मैं आपको गिना देती हूं, 1949, 1953, 1958, 1963, 1980 to 88, 1982 to 84, 1986, 1991, 1998, 2003, 2011, 2014, 2015, 2017 to 18, 2023 और 2026 अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कूज, वॉर, रिजीम चेंज करवाए हैं। यही लिस्ट मैं आपको इजराइल का भी दे सकती हूँ, ये लिस्ट ईरान का नहीं है। मैं ईरान का डिफेंस नहीं कर रही हूँ, वहां के आयतुल्लाह खामेनी की रिजीम बहुत ही रिप्रेजेंट थी। और जहां तक विमेन की बात हुई, महसा अमीनी का असली नाम जमीना अमीनी था, वो कुर्दिश थी 22 साल की जिनको मारा गया है। कुर्द के साथ तो और माइनॉरिटी, लेकिन यहाँ पे तो न्यू रिजिम नजर ही नहीं आ रहा, ईरान में तो अभी न्यू रिजिम नजर ही नहीं आ रहा। हाँ। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत अलग है। जैसे इंडिया में आपका आर्मी होता है, नेवी होता है, एयरफोर्स होता है, ठीक है। ईरान में जो ईरानियन आर्मी होती है उसको बोलते हैं अर्तेश, उनकी अपनी आर्मी है, अपनी नेवी है, अपना एयरफोर्स है। आईआरजीसी का गठन हुआ था 1979 के बाद, जब 1989 में खामेनी आए थे तो उन्होंने ये पूरा रेवोल्यूशनरी फ्रंट का गठन किया था, जो हार्डकोर इस्लामिस्ट थी। इनकी अपनी आईआरजीसी एयरफोर्स है, आईआरजीसी नेवी है, आईआरजीसी आर्मी है, ये अलग है। उसके बाद जो ये हुथीज, हिजबुल्लाह, हमास और जो पीएमएफ है इराक में, जिसको फंड करते हैं, वो कुद्स फोर्स में करते हैं, जिसके लीडर कासिम सुलेमानी थे, जिनको मारा गया था 2020 में। लेकिन कासिम सुलेमानी को मारने का रीजन ये नहीं था कि टेररिज्म रोकना है, ट्रंप ने इसलिए किया था क्योंकि कासिम सुलेमानी ने मना कर दिया था कि बंदर अब्बास का पोर्ट हम डीपी वर्ल्ड को नहीं देंगे। यही गेम चेंज किया है सीरिया में, जब क्योंकि उनको रशिया से पोर्ट ऑफ तार्टूस चाहिए था, और क्योंकि रशिया तैयार नहीं हुआ तो रिजीम चेंज पूरी हो गई, जिसमें सीआईए, टर्किश और अमेरिकन एसेट, जो पहले टेररिस्ट थे, आज अहमद अल शर्रा प्रेसिडेंट है सीरिया के। तो आप समझिए कि टेररिज्म का डेफिनेशन यूएस नहीं तय करेगा। टेररिज्म का डेफिनेशन जो है, और सिर्फ टेररिज्म धर्म के नाम पे नहीं होता है, टेररिज्म साइबर फ्रंट पे होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के फ्रंट पे होता है, इलीगल टैरिफ के फ्रंट पे होता है, टेररिज्म फार्मास्यूटिकल्स के नाम पे होता है। सब चीजों का, जहां पे भी ह्यूमन लाइफ का लॉस हो, कोई भी इजरायली ह्यूमन लाइफ है, ईरानियन ह्यूमन लाइफ है, अमेरिकन ह्यूमन लाइफ है। ये कोलैटरल डैमेज का, ये सारे जो है, ट्रंप, मार्को रूबियो, बेंजामिन नेतन्याहू, ट्रंप के बेटे बैनन ट्रंप, या फिर आपके स्टीव विटकॉफ, या फिर जैरेड कुशनर, ये लोग खुद आके क्यों नहीं लड़ाई करते हैं? बिल्कुल। क्यों सोल्जर्स, इनोसेंट सोल्जर्स को, अमेरिकन सोल्जर्स को और क्यों हम मार तो रहे हैं? देख रहे हैं ना, छोटे बच्चों के स्कूलों पर हमने वो ग्रेव्स की तस्वीरें भी देखी हैं, जिस पर भी फिर अपनी साइकोलॉजी और उस पर भी फिर पॉलिटिक्स, एक ग्लोबल आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ग्रेव्स की फोटोज पर, उनकी पिक्चर्स पर, तो वो भी बेहद शर्मनाक है कि आप उनका भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों को आप मार रहे हैं, निर्दोष लोगों को आप मार रहे हैं। ईरान में कितना बड़ा नुकसान सिविलियंस को हो रहा है। ठीक है, मैं फाइनल कंक्लूजन रिमार्क ले लेती हूँ। दिनेश शर्मा जी, क्या कहेंगे? अब ये क्या लगता है, ये कितना स्ट्रेच होगा, कहाँ जाकर होगा, क्या इसका कंक्लूजन होगा, अमेरिका की क्या स्ट्रेटेजी है, डोनाल्ड ट्रंप किस स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के साथ आगे चल रहे हैं, अमेरिका की क्या भूमिका है, और चीन की भूमिका पर भी आप थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। मैडम, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने हैं, ये सबसे ज्यादा
अनप्रिडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल टाइप के प्रेसिडेंट हैं, जो मेरा सामान्य ज्ञान एक आर्मी मैन के तौर के ऊपर हो जाता है। इनके हिस्ट्री जब से 20 जनवरी लास्ट ईयर से हुए हैं, तो इनका देख लीजिए किस प्रकार की स्टेटमेंटें आते हैं, अनप्रडिक्टेबल। कभी इनको ग्रीनलैंड चाहिए, कभी ये कनाडा को कहते हैं कि आप हमारी 51st स्टेट बन जाइए, कभी पनामा कैनाल को चाहिए, और कभी ये गाजा के अंदर जो है उसको रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो अब बात आ जाती है, आपका नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि युद्ध कैसे खत्म होगा। देखिए साहब, जैसे मैंने पहले बताया था मैडम, कि युद्ध को स्टार्ट करना बड़ा आसान है। अगर आप युद्ध ठीक को है। तभी जीत सकते हैं अगर आपके क्लियर कट आपके ठीक मिलिट्री। है सर, मेरे पास समय का अभाव है, मेरे पास टाइम की बाउंड्रिंग है, वरना मैं पूरी बात आपकी सुनती। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो देखिए बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका की ये जंग जो है वो कहीं से कहीं तक थमती हुई नजर नहीं आ रही है। घंटे बीत जाते हैं लेकिन स्टेटमेंट्स बदल जाते हैं। धुआं धुआं ये होती तस्वीरें, ये राख होती इमारतें, ये इस बात की गवाही दे रही हैं कि कितनी भयावह तस्वीरें वहाँ पर नजर आ रही हैं।